स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है हिंदी स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 21 क्रांतिकारी शेखर का बचपन। इसमें हमने देखा कि कैसे श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने शेखर के बचपन से लेकर पूरी सारी चीज़ें उन्होंने क्या क्या किया, वो कैसे थे, उनके बारे में सारी जानकारी दी है हमें। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन में डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आज हम डायरेक्टली लेसन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश उसमें बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। यहाँ पे जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो वे बहुत सारी चीज़ें हमारे देशवासियों को ज़बरदस्ती करवाते थे। तो तभी भी उन लोगों ने उनके देश की जो चीज़ें थी वो हमारे देश में जो लोग हैं उनको ऐसा बताया कि यही चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तब लोगों ने विदेशी वस्तुओं को यूज़ करने के लिए, अपनाने के लिए मना किया। तो कोई भी चीज़ में आप सहयोग नहीं करते हो तो उसको असहयोग माना गया है, बताया गया है। सहयोग का विरुद्धार्थी है असहयोग। तो वो स्टूडेंट्स, तब देशवासियों ने असहयोग का एक आंदोलन चलाया, मतलब विदेशी सारी चीज़ों को अपनाने से और यूज़ करने से मना किया। तो यहाँ पे भी ऐसा ही बताया है कि शेखर ने भी वही चीज़ की। ठीक है, आगे देखिए। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो 2-4 मोटे देशी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देशी कपड़े उसके पास नहीं थे कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की संवेद पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बताया है कि असहयोग के आंदोलन में लोगों ने क्या किया, विदेशी कपड़े जो आते थे उनको अपनाने से मना किया। तो लोगों ने देसी कपड़े, मतलब जो जूट के, खादी के कपड़े थे वही पहनना शुरू किया। तो यहाँ पे शेखर ने भी वही चीज़ की। उसके पास जो विदेशी कपड़े थे वो उसने रख दिए कोने में, और उसके पास 2-4 ही ऐसे कपड़े थे देसी, तो वही पहनने लगा। और उसने क्या किया, उसके पास इतने देसी कपड़े नहीं थे कि वो बाहर भी जा सके, किसी फंक्शन में जा सके। तो उसने बाहर आना जाना कम कर दिया। और कभी कभी दोपहर को वो खिड़की में से झांकता तो लोग ऐसे नारे लगाते थे, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। तो उसमें भी एक प्रकार का जोश आ जाता था और वो भी साथ में नारे लगाने लगता था। इससे आगे वह जा नहीं सकता था। घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का न होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। बराबर, वो खिड़की से ही चिल्ला सकता था क्योंकि घर से उसको अनुमति नहीं थी। अनुमति नहीं होना मतलब परमिशन नहीं होना, उसको घर में से परमिशन नहीं मिली थी कि वो बाहर जा सके, तो इसलिए वो जा नहीं पाता था। आगे देखिए, माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंपें लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए कि उसके घर में बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं देते थे उसके घर के लोग। तो उसने क्या किया, उसने अपने जो सारे विदेशी कपड़े थे
वो लेकर आया और माँ, उसकी मम्मी है ना, ऊपर के माले पे बैठी हुई थी। तो उसने क्या किया, सारे कमरों में तलाश की और सारे विदेशी कपड़े लाया और बाहर ढेर लगा दिया और फिर लैंप, जो लालटेन आता है ना, उसमें से मिट्टी का तेल मतलब क्या, कैरोसिन लाके डाल दिया। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि क्यों वो लालटेन में से कैरोसिन लाके उस पे डालने लगा, क्योंकि जो तेल था, मिट्टी का तेल, उसका जो पूरा पीपा था, मतलब एक प्रकार का पीप बड़ा सा, वो नौकर के पास रहता था। वो नौकर के पास मांगने जाए तो उसको सवाल जवाब करने पड़े, तो इसीलिए वो लैंप लेकर आया और उसमें से कैरोसिन ये सारे कपड़ों में डाल दिया। और फिर क्या किया उसने कि सारे कपड़ों में आग लगा दी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोलकर गाने लगा, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुँह काला। थोड़ी देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। क्या हुआ यहाँ पे, शेखर ने जैसे ही चिंगारी लगाई, आग भभक उठी, क्योंकि उसमें मिट्टी का तेल डाला हुआ था और पूरी आग हर जगह पे फैल गई और वो नारे लगाने लगा, गांधी का बोलबाला और दुश्मन का मुँह काला। उतने में तो और ये आग की वजह से क्या हुआ, उसके गाल भी लाल लाल हो गए। आगे देखिए, शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं, आतंक भी भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे। यह भी कि वह शैशव में अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु, जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था। देखिए यहाँ पे क्या बताया है कि शेखर जो है उसको अंग्रेजी भाषा के प्रति घृणा हो गई। घृणा मतलब क्या, नफ़रत होना, ठीक है। घृणा होना मतलब क्या है, नफ़रत होना। क्यों नफ़रत हो गई, वह अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में पढ़ता था। उसकी पहली आया भी ईसाई थी, मतलब उसके आसपास का पूरा एटमॉस्फेयर इंग्लिश बोलने वाले, सुनने वाले ऐसे लोग ही थे। उसका पहला गुरु भी दिन भर अंग्रेजी में बात करता था। घर में भी लोग इंग्लिश ही बोलते थे। इसकी वजह से उसको अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई थी। और उसके पिता क्या चाहते थे कि वह भी घर में अपने भाइयों के साथ इंग्लिश में बात करे। आगे देखिए, जो पढ़ता चाहे कुछ भी नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा देता था। कौन, वो जो उसके गुरु थे वो। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ है। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उससे उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया। वो हिंदी सीख तो रहा था, लेकिन उसको हिंदी इतनी अच्छी तरह से आती नहीं थी। पर अभी क्या हुआ, उसने देखा कि मेरे सारे आसपास में लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं और मेरे को विदेशी भाषा नहीं सीखनी है, और वो भी इंग्लिश। तो उसने क्या किया, बहुत अच्छी तरह से हिंदी भाषा सीखने के लिए ज़ोर डाला अपने आप पर, और अच्छी तरह से वो हिंदी सीखने लगा और अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा, अपनी आदतों में से विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा, ठीक है, और हिंदी भाषा सीखने लगा। आगे देखिए, और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसीलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई।
प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ली। ठीक है, ज्यों की तो हथिया ली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ, एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपिता गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था अपने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर। शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। शेखर जो थे वो उनको किसी तरह अपनी राष्ट्रभक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। ठीक है, कि कैसे वो राष्ट्रभक्त है और गांधी जी के प्रति उनकी श्रद्धा कितनी गहरी है। इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया धीरे धीरे, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था, ऐसा बताया गया है, और उसी ढांचे पर मतलब उसी के रूपरेखा पर उनका यह नाटक था। इसमें स्वाधीन लोकतंत्र भारत दिखाया गया है, जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। ठीक है, जिसमें क्या था, एक जो नाटक हुआ उसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। गांधी जी के प्रेरित सारी बातें उसमें उन्होंने बताई। कताई, बुनाई, विदेशी भाषा का बहिष्कार आदि भी दिखाई गई थी। नाटक की प्रतिलिपि लिखकर शेखर ने उसे अपनी पुस्तकों के बीच छिपाकर रख दिया। ठीक है, नाटक की प्रतिलिपि लिख दी और क्या किया, शेखर ने अपनी जो पुस्तकें थी उसके बीच उसको छुपा दिया। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देशी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसे अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं, मतलब किसी को नहीं दिखाया उसने कि उसने क्या लिखा है। और हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गुंजा करती थी, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने वो क्या खुद ब खुद मोटिवेट करते थे खुद को। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने जो नाटक लिखा वो अपने पुस्तकों के बीच छुपा दिया और उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि मैं ये किसी को नहीं दिखाऊंगा। मैं एक बहुत अच्छा लेखक हूँ और मैंने अपने भारत को, स्वाधीन बाधाहीन भारत को अच्छी तरह से लिखा है। ठीक है, शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया, कुछ इसीलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं था। उसने तनिक और रोब से कहा, माय नेम इज़ सो एंड सो, ऐसा समझना है हमें। डू यू गो टू स्कूल, मतलब मेरा नाम है। फिर उसने अपना नाम बताया, तुम स्कूल में पढ़ते हो। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि शेखर और उसके पिता एक बार है ना बांकीपुर स्टेशन पे गए, तो उसके साथ
एक दिन के दौरे पे वो दोनों जा रहे थे, तो वहाँ पे वेटिंग रूम में उनकी ट्रेन आने को देर होगी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम वेटिंग रूम में वेट करते हैं। तो वहाँ पे एक लड़का शेखर को दिखा और उससे इंग्लिश में पूछने लगा कि तुम कैसे हो, लेकिन शेखर ने कुछ उसको जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसको एक तो पहले इंग्लिश में जवाब नहीं देना था, और अगर वो इंग्लिश में जवाब नहीं देगा तो उसके पिता पीछे ही खड़े हुए थे, तो हिंदी में बोले तो पिता की डांट खानी पड़े, तो इसी वजह से भी उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उस लड़के को लगा, सामने वाले लड़के को, कि ये लड़का तो कुछ, जो शेखर है उसको तो कुछ अंग्रेजी आती नहीं है, तो वो और रॉब से पूछने लगा कि माय नेम इज़ सो एंड सो, डू यू गो टू स्कूल, मतलब तू स्कूल जाता है क्या। और इस तरह से उसने अंग्रेजी में शेखर से बात करने की कोशिश की। आगे देखिए, शेखर के पिता वहाँ न होते तो वो जानता था कि उसके पिता फिर अगर उसने हिंदी में जवाब दिया तो पिताजी गुस्सा होंगे। आगे देखिए, शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता या तो फिर हिंदी में देता, कुछ उत्तर अवश्य देता हिंदी में। ऐसा उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दूरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने धुना से उस लड़के की ओर देखा, उत्तर कोई नहीं दिया। उसने क्या किया, वापस शेखर ने उस लड़के को कोई जवाब ही नहीं दिया। उसके पिता शायद न होते तो वो हिंदी में जवाब देने की चेष्टा करता, पर फिर उसको लगा कि ये इतनी हिंदी आती नहीं है उसको, और खामखा वो रोब झाड़ने के लिए वो लड़का हिंदी में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा। आगे देखिए, पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है, जवाब क्यों नहीं देते। मतलब उसके पिता ने उनको ऐसा था कि मेरा बेटा तो इंग्लिश बोल सकता है, तो ये क्यों आंसर नहीं देता। तो इसलिए वो गुस्से से शेखर को डांटने लगे कि ये कुछ पूछ रहा है, तू आंसर देना उसको। शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। शेखर को इंग्लिश में जवाब ही नहीं देना था, इसीलिए वो पिता उसको डांटने लगे, शेखर के पिता, तो वो और चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया, मुंह टूट गया है। जैसे ही वो लड़का वहाँ से चला गया तो उसके पिता और गुस्सा होकर वहाँ उसको, शेखर को बोलने लगे कि यहाँ पे आओ, और कान पकड़ा शेखर का और पूछा कि क्यों उसको जवाब नहीं दिया तूने, तेरा मुंह टूट गया है क्या, उसको जवाब तो देना चाहिए ना। तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की गुस्ताखी करने से बच गया। समझ में आई बात। वो दोनों ट्रेन में चढ़ गए। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया, और दूसरे दिन शेखर के पिताजी ने उसकी माँ को क्या कहा कि हमारे बेटे तो बुद्धू है। क्यों बुद्धू बताया, क्योंकि वो अगले दिन वो लड़के से उन्होंने, मतलब शेखर ने अंग्रेजी में बात नहीं की इसीलिए, और शेखर ने अपने पिताजी की ये बात सुन ली। ये किस में से, ये देखो, ये जो आपका लेसन है वो शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहले भाग से लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये यहाँ तक पढ़ाई करी है और हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको क्या करना है, आपको पता है शब्दार्थ और मुहावरे तो आपने लिख दिए हैं, तो आपको ये स्वाध्याय लिख देना है अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आप लोग रिवीजन करना। आपकी एग्ज़ाम आ रही है अभी, तो आप लोग अभी आपके जो मैंने कोर्स आपको दे दिया है, तो आप सारे कोर्स का, सारे लेसन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसके आगे की पढ़ाई हम लोग एग्ज़ाम के बाद करेंगे। ठीक है, तो पहले ये मेरे को लिख के, मतलब कि लेसन नंबर 21 का ये पूरा लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है आपने, और चेक करवा देना है। ठीक है, ये तो आपको विदिन 2 डेज़, मतलब आज देखो मंडे है ना, हाँ, वेडनेसडे तक आपको चेक करवा देना है, 2 फरवरी तक। ठीक है,
सारे लोग। और मैंने देखा है शब्दार्थ इतने से है तो भी सिर्फ 5-6 जनों ने चेक करवाया है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? आपको मार्क्स नहीं चाहिए क्या? तो आप लोग क्यों नहीं लिख रहे हो? आप सारे ही ये पूरा अच्छी तरह से लिख के मुझे 2 फरवरी तक चेक करवा दो, ठीक है? एंड देन you will start your revision. Okay? Okay student, thank you so much. आज की पढ़ाई यहाँ तक। थैंक यू।